आज क्लास 10 में जो एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे वो है एक्सरसाइज 6 चक्रवृद्धि ब्याज दर, सम दर वृद्धि या ह्रास। चक्रवृद्धि ब्याज दर का सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टॉपिक में तुम्हें दिख रहा होगा, सबसे पहले जो हमने दो टॉपिक लिखे हैं, यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिक्रीज, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समरूप वृद्धि, समरूप वृद्धि, और इसे कहते हैं समरूप ह्रास। अब ये दो टॉपिक का मतलब जानना हमें सबसे पहले ज़रूरी है इस टॉपिक के सवालों को हल करने से पहले। इसका अगर मतलब हम समझ जाएंगे तो सवालों को बड़ी आसानी से हल करेंगे, क्योंकि इसके लिए जो फॉर्मूला हमें चाहिए सवालों को हल करने को वो पहले ही हम चक्रवृद्धि ब्याज में सीख चुके हैं। जो फॉर्मूला तुमने सीखा हुआ है A = P 1 + R/100⁴ ये चक्रवृद्धि ब्याज के अभ्यास में ये फॉर्मूला हमने बहुत बार इस्तेमाल किया है। अब ये जो फॉर्मूला हमने चक्रवृद्धि ब्याज में सीखा था, इसी फॉर्मूलों को, इसी सूत्र को हम किस तरह से समरूप वृद्धि या समरूप ह्रास में, इस फॉर्मूला का थोड़ा बदला रूप हम देखेंगे, लेकिन दोनों ही सूत्र में, दोनों ही केसेस में हम इसी फॉर्मूला के एक रूप को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं या हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ यानी समरूप वृद्धि के केस में हम इस फॉर्मूला का किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम समझेंगे इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ के देखते हैं यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ या समरूप वृद्धि। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं। सूत्र देखो, जो हमने चक्रवृद्धि ब्याज में जो सूत्र जाना था सेम वही सूत्र है। उदाहरण क्या है, ध्यान से देखो। मान लेते हैं उदाहरण के लिए, जस्ट एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि भारत की अभी की जनसंख्या मान लेते हैं उदाहरण के लिए 1000 है तो वो 150 करोड़ के आसपास। एग्जांपल को छोटा करने के लिए हम मानते हैं वो 1000 है, जो प्रतिवर्ष जो है 10% के रेट से, प्रतिवर्ष 10% के रेट से वो बढ़ रहा है, ठीक है। प्रतिवर्ष 10% के रेट से वो बढ़ रहा है। तो n साल बाद, अब n साल को हम मान लेते हैं तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, अगर ये सवाल है तो उस सवाल के साथ क्या इस फॉर्मूला का तुम कोई संबंध देख पा रहे हो। सवाल मैंने क्या कहा कि भारत की अभी की जनसंख्या, प्रेजेंट जनसंख्या अगर P है, R% दर से यानी 10% रेट से वो बढ़ रही है, 10% रेट से वो जनसंख्या हर साल बढ़ रही है, तो 3 साल बाद क्या होगा, यह सवाल। इस सवाल के साथ इस सूत्र जो चक्रवृद्धि ब्याज में हमने देखा था, क्या उसका कोई संपर्क देख पा रहे हो। देखो उसमें क्या था कि मूलधन कुछ था, कुछ भी मूलधन हो, R% दर से अगर बढ़ रही हो तो 3 साल बाद वो मूलधन क्या था, चक्र के रूप में उसमें वृद्धि होती थी, और 3 साल के बाद जो मिलता था वो असल में क्या मिलता था, मिक्स धन मिलता था, यानी बढ़ा हुआ अमाउंट मिलता था, ज़्यादा मिलता था। तो उसी को यहाँ से देखो, सवाल में अगर ये कहा गया है कि अभी की जनसंख्या अगर 1000 है तो ये क्या है, तो ये है मूलधन तुम्हारा P, R% दर से बढ़ रही यानी ये है R, 10% दर से बढ़ रही यानी ये R हुआ तुम्हारा। 3 साल बाद क्या होगा, यानी n का मान 3 दिया हुआ है, क्लियर, समझ गए। यानी इस फॉर्मूला में अगर हिसाब से हम लिखें तो क्या लिखेंगे, 1000 1 + 10/100⁻3। अब इसे अगर हल करेंगे, हल करके जो आंसर आएगा, जैसे इसको हल करके आंसर क्या आएगा, इसका हल करके आंसर आएगा 1331, यानी 3 साल बाद जनसंख्या जो 1000 से बढ़ के 1331 हो जाएगी। यानी ये क्या मिला, ये जो हमें मिला, ये मिला हमें हमारा जनसंख्या यानी A का मान मिला, क्लियर। तो देखो सेम फार्मूला को हमने जो चक्रवृद्धि ब्याज में इस्तेमाल किया था, वही फार्मूला हमने इस्तेमाल किया यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ, यानी जब R%, जब दर जो है वो बढ़ रहा हो, तब हमने सेम फार्मूला का इस्तेमाल किया, क्लियर। अब इसी सवाल को, ये जो सवाल हमने कहा था कि अभी की जनसंख्या 1000 है, R% यानी 10% दर से बढ़ रही है, 3 साल बाद यानी आज अगर 2021 है, 3 साल बाद यानी 2024 में क्या जनसंख्या होगी, तब हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया। लेकिन इसी सवाल को अगर हम कहते कि अभी की जनसंख्या 1000 है, R% दर से, R% रेट से वो बढ़ रही है, तो 3 साल पहले क्या थी, पहले, अब हम क्या कह रहे हैं पहले, यानी अभी अगर 2021 है तो 3 साल पहले यानी 2018 में क्या थी,
इसका अगर तुम्हें टाइम लाइन से समझाऊँ, जैसे अभी मान लेते हैं 2021 है, 2020 में जनसंख्या कुछ थी, 2019 में कुछ थी, 2018 में कुछ थी। अभी जो जनसंख्या है वो दिया हुआ है 1000। तो 3 साल पहले क्या थी, यानी ये जो जनसंख्या है ये मुझे निकालना है, इसका मान x मानेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर ये x था, अगर ये जनसंख्या x था, r% यानी 10% के दर से वो बढ़ रही है, ठीक। यानी इस जनसंख्या, यहाँ पे जो भी जनसंख्या थी उसमें 10% इंक्रीज़ होकर उसमें ऐड हुआ, तब जाके 2019 की जनसंख्या बनी। उसमें फिर 10% इंक्रीज़ होके ऐड हुआ, तब जाके वो भी 2020 की जनसंख्या बनी। उसमें फिर 10% ऐड होके जो बना वो तब जाके क्या बना, 1000 बना, ठीक है। यानी देखो ये इस जनसंख्या में 10% जो है वो बढ़ता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। यानी कौन यहाँ पे मूलधन के रूप में कौन काम कर रहा है, इस सवाल में मूलधन के रूप में कौन काम कर रहा है, x काम कर रहा है। और इस सवाल में मिश्र धन के रूप में कौन काम कर रहा है, ये 1000 काम कर रहा है। क्लियर, समझ में आया। यानी सेम सवाल को अगर घुमा के दिया जाए, इसके ठीक पहले जो हमने देखा था, अभी वर्तमान जनसंख्या 1000 है, 10% रेट से बढ़ रही है, 3 साल बाद क्या होगी, 3 साल बाद क्या होगी, इसको अगर टाइमलाइन समझते तो देखो 2022, 2023, 2024। इसी सवाल को टाइमलाइन में अगर देखो तो तुम्हें और क्लियर होगा। वर्तमान जनसंख्या 1000 है, ठीक। 3 साल बाद क्या होगी, तो 3 साल बाद जो जनसंख्या होगी इस 1000 में फिर 10% के रेट से कुछ ऐड होकर यहाँ बनेगा, उसमें फिर 10% जुड़ के यहाँ पे कुछ बनेगा, और फिर उसमें 10% जुड़ के यहाँ पे कुछ बनेगा। यानी यहाँ जो जनसंख्या आएगी, जो हमारे सवाल में आया 1331, ये क्या मिला था, ये हमें मिला मिक्स धन मिला। यानी तो इस टाइमलाइन में जो हमें देख के समझ में आ रहा है कि अगर सवाल कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या 1000 है, r% रेट से वो बढ़ रही है, तो 3 साल बाद, यानी 10% रेट से बढ़ रही है, तो 3 साल बाद क्या होगी। तो वर्तमान जनसंख्या 2021 की अगर हम मान लेते हैं 1000 है, 3 साल बाद यानी 24 में जो हमने हिसाब करके देखा कितनी हो रही है, 1331 हो रही है। कैसे हो रही है, अभी की जनसंख्या, इस 1000 को हमने तब क्या माना था, इस 1000 को हमने माना था P, वर्तमान जनसंख्या यानी मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र में जो P था मूलधन, उसका हमने क्या माना था, हमारे इस सवाल में, जनसंख्या वाले सवाल में, समरूप वृद्धि वाले सवाल में हमने उसे P माना, इस 1000 को, ठीक। इसको क्या माना हमने, P। इसी 1000 के ऊपर क्या हुआ, 10% रेट से 2022 में ऐड हुआ, 2023 में फिर उसमें ऐड हुआ, 2024 में जाके 1331। यानी ये जो मिला हमें, ये क्या मिला, ये हमें A मिला, मिक्स धन, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से मिक्स धन मिला, ठीक। यानी बढ़ी हुई जनसंख्या मिली। लेकिन इसी सवाल को अगर हम घुमा के कहें कि वर्तमान जनसंख्या 1000 है, यानी अभी अगर 2021 में हम खड़े हैं, वो जनसंख्या अगर 1000 है, r% रेट से बढ़ रही है, r% रेट से बढ़ रही है, तो फिर n साल पहले क्या थी, पहले तो 2021 से पहले अगर हम इस टाइमलाइन में देखें तो 2018 आता, ठीक। 3 साल पहले, यानी 3 साल पहले 2018। अब इस 1000 को क्या हम P माने, ध्यान से देखो, यहीं पे यही समझाना चाहता हूँ कि इस 1000 को हम P नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं 2018 में हमारी कुछ जनसंख्या थी, उस जनसंख्या में 10% रेट से इंक्रीज़ हुआ तो उसमें एडअप होकर 2019 की जनसंख्या बनी, उसमें फिर 10% इंक्रीज़ हुआ तो 2020 की एडअप होकर जनसंख्या बनी, उसमें फिर 10% इंक्रीज़ हुआ तो 2020 के जनसंख्या में एडअप होकर 2021 की जनसंख्या बनी, जो कि 1000 सवाल में दिया है वर्तमान जनसंख्या है। यानी ये देखो, इस जनसंख्या में, ये 2018 में जो थी उसमें ऐड हो रहा है, वो चक्र के रूप में बढ़ रहा है। तो असल में हमारा जो सूत्र था, चक्र के रूप में कौन बढ़ता था, P बढ़ता था, चक्र के रूप में P बढ़ता था, मूलधन बढ़ता था। यानी ये जो जनसंख्या हमसे पूछा गया है कि 3 साल पहले क्या थी, इस जनसंख्या जिसे हमने x माना, ये असल में हमारा P है, ये असल में हमारा P है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 3 साल पहले क्या थी। यानी ये जो हमें सवाल में पूछा कि 3 साल पहले क्या थी, यानी असल में हमें सवाल में पूछा है कि 3 साल पहले x क्या था, यानी मूलधन क्या था, इस हमारे चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला के हिसाब से P क्या था। क्यों, क्योंकि उसी में जब वो ऐडअप होते 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 ये जो जनसंख्या हमें सवाल में दिया है कि वर्तमान जनसंख्या 1000 है, यानी इस वाले सवाल में ये जो 1000 होगा हमारा A होगा, यानी मिक्स धन का फॉर्मूला के हिसाब से, चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला के हिसाब से वो A होगा, यानी मिक्स धन होगा। क्लियर, जो बढ़ी हुई जनसंख्या है, जो बढ़ी हुई जनसंख्या, पहले से ही बढ़ी हुई जनसंख्या बोल दिया कि वर्तमान जनसंख्या 1000 है, 3 साल पहले क्या होगी, तब वो बन जाएगा हमारा P।
यानी सवाल को पढ़ के ही हमें समझ लेना होगा कि अगर बोल रहा है कि 3 साल बाद क्या होगी, वर्तमान जनसंख्या अगर कुछ दिया हुआ है तो 3 साल बाद क्या होगी, तब वर्तमान जनसंख्या हमारा पी ही होगी और 3 साल बाद जो हमें मिलेगा वो ए होगी। लेकिन सवाल में अगर दिया हो कि R% से बढ़ 3 साल पहले क्या होगी, अगर वर्तमान जनसंख्या ये है तब वर्तमान जनसंख्या हम पी नहीं मानेंगे, तब उसे हम ए मानेंगे, तब हमारा जो फॉर्मूला होगा तब इसे हम ए मानेंगे। यानी इसको अगर मैं हल करके यहीं दिखाऊँ, यानी ए अगर दिया हुआ है 1000 बराबर इस p को हमने x माना 1 + 10/100⁻3। अब इसे हम हल करना, यानी हल जो करना है वो x का मान क्या होगा, वो होगा 1000 बटा ये पूरा बटा जब नीचे आएगा तो होगा 1 + 10/100⁻3, यानी ये हल करके जो मान आएगा वो होगा x। अब इसको हल करके एक मान निकाल लेते हैं, देखिए क्या आता है, 1 के आसपास आएगा, अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। यानी ये जो x का मान निकला ये क्या निकला 751 थी जनसंख्या 2018 में, उसमें 10% इंक्रीज होते होते 2021 में आके वो 1000 पे है। क्लियर हुआ, समझ गए। तो सेम सवाल को अगर दो अलग रूप में दिया जाए तब उस दोनों अलग रूप में किसको हम P मानेंगे और किसको A मानेंगे, यहाँ से समझ गए। क्लियर हुआ। तो ये हमने देखा समरूप वृद्धि के केस में। अब हम देखेंगे समरूप ह्रास में क्या होता है, तो इसे हम मिटा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिक्रीज या समरूप ह्रास, यानी यहाँ पे रेट जो है वो कम हो रहा है। यानी सेम सवाल को अगर हम कहें कि हम मान लेते हैं कि वर्तमान जनसंख्या जो है वो 1000 है, ठीक है, 10% रेट से कम हो रही है, 10% रेट से दर जो है वो कम हो रही है, तो 3 साल बाद क्या होगी, तो हमने क्या क्या कहा, वर्तमान जनसंख्या 1000 है, 10% रेट से, अब जाहिर सी बात है ये R तो फिक्स है कि 10% रेट से कम रही है, टाइम n भी फिक्स है। इस 1000 को P मानेंगे कि A मानेंगे, ये सवाल पे हम जब करेंगे समझेंगे तो समझ जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे जानते हैं कि समरूप ह्रास में हमें फॉर्मूला कौन सा चाहिए। वृद्धि के लिए तो हमने फॉर्मूला देखा था A = P1 + R/100⁻n, ये हमें मालूम था। ह्रास यानी कम हो रही है, देखो यहाँ पे दर कम हो रहा है, जब दर कम हो रहा है, रेट से कम रही है, तब यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो होगा AP1 माइनस, यहाँ माइनस आएगा R/100⁻n। देखो वृद्धि और ह्रास में सेम फॉर्मूला है, सिर्फ ह्रास में जब दर कम रहा है तब सिर्फ यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ माइनस आएगा। अब A 1000 दिया है कि P 1000 दिया है, ये हम सवाल से समझते हैं। वर्तमान जनसंख्या 1000 है, 10% रेट से कम रही है, तो 3 साल बाद क्या होगी, ठीक है, 3 साल बाद। अब यहाँ इसको भी अगर हम टाइम लाइन से समझते हैं, ध्यान से देखो, 2021 वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, 3 साल बाद क्या होगी, यानी 2022, 2023, 2024, ठीक। वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, 10% रेट से कम रही है, 10% रेट से कम रही है, तो 3 साल बाद क्या होगी, ठीक है। तो 2021 में जो हमारी वर्तमान जनसंख्या, ये सवाल में दिया हुआ है, वर्तमान जनसंख्या है 1000, ठीक। अभी हम नहीं कह रहे कि ये P है कि A है, ये तुम समझ जाओगे, सवाल इस टाइमलाइन को समझते ही समझ जाओगे। अब हर सवाल में तुम इस तरह टाइमलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कहता हूँ, कि समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम समझें कि हमारे सवाल में A का मान दिया है कि P का मान दिया है, ठीक। सवाल में क्या बोला है कि वर्तमान जनसंख्या 1000 है, 2021 में 1000 होगी, 10% रेट से कम हो रही है, 10% हर साल जो है पहले के मुकाबले 10% कम जाएगी। तो अभी अगर 1000 है तो अगले साल वो 10% कम जाएगा, यानी इसमें से 10% कम होकर यहाँ पे आएगा, फिर उसमें से 10% कम होकर यहाँ पे आएगा, फिर उसमें से 10% कम होकर यहाँ पे आएगा। यानी ये 1000 यहाँ पे भी क्या 1000 से ज़्यादा होगा, नहीं, 1000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि 10% से कम हो रही है, क्योंकि हमारे सवाल में 10% से कम आया हुआ है। यानी अभी अगर 1000 है तो वो क्या हो रहा है, उसमें चक्र के रूप में कम हो रहा है, कम होते होते यहाँ पे कुछ जनसंख्या मिलेगी, यहाँ पे कुछ एक जनसंख्या मिलेगी जो हमें नहीं मालूम क्या है। क्लियर। यानी हमारा जो सूत्र था चक्रवृद्धि ब्याज में, हमने उसमें क्या देखा था, P ये जो मूलधन था वो चक्र रूप में बढ़ रहा था, कब, जब रेट इंक्रीज हो रहा था। लेकिन अगर रेट डिक्रीज हो रहा है तो यही मूलधन जो क्या होगा, वो चक्र के रूप में कमेगा, कमते 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 जाके कुछ होगा, वो क्या मिलेगा, वो होगा मिश्र धन, यानी हमारा A होगा। तो इस सवाल में, हमारे जनसंख्या वाले सवाल में या यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिक्रीज वाले सवाल में, अभी अगर 1000 दिया हुआ है, इस सवाल में 1000 हमने ऐसे उदाहरण के लिए माना है, 10% रेट से कम रही, तो 3 साल बाद, अगर 3 साल बाद बोला है, 3 साल बाद, ये अगर बोला है 3 साल बाद, ठीक है, बाद में, यानी 2024 में क्या होगा,
तब हमारे सवाल के हिसाब से ये 1000 जो असल में क्या दिया, ये पी दिया है, और पी के ऊपर चक्र के रूप में कमते 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 जो मिलेगा ये एक्स हमें असल में मिलेगा ए। क्लियर हुआ, समझ गए? यही सवाल, इसी सवाल को अगर बोला था वर्तमान जनसंख्या 1000 है, 10% रेट से कम रही है, तो 3 साल पहले क्या थी, 3 साल पहले। अब इसका भी टाइमलाइन से समझ लो। 2021 अगर है तो हम देखते हैं 2020 में क्या है, 2019 और 2018। क्लियर? वर्तमान जनसंख्या क्या है, वर्तमान जनसंख्या बोला है 1000, ठीक। 10% रेट से कम हो रहा है, तो 3 साल पहले, यानी 3 साल पहले 2018 में कुछ एक जनसंख्या रही होगी, मान लेते हैं वो x थी, ठीक है, मान लेते हैं वो x थी। 10% रेट से वो कम रहा है, देखो अभी जो है वो 10% रेट से कम रहा होगा, तो बोलो तो 2021 में जो जनसंख्या है 2018 में 2021 से कम होगी कि ज़्यादा होगी? जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी, क्योंकि ये तो कम रहा है, दर कम रहा है, यानी यहाँ ज़्यादा होगा तभी ना कमते कमते कम गया होगा, यानी 2018 में जनसंख्या ज़्यादा होगी, ज़्यादा की जनसंख्या में फिर 10% डिक्रीज़ हुआ होगा तब यहाँ पे कुछ आया होगा, फिर 19 में 10% डिक्रीज़ हुआ होगा तब यहाँ पे कुछ आया होगा, फिर 20 में 10% डिक्रीज़ होके 1000 आया होगा। यानी इस x के ऊपर, यानी ये x जो था ये चक्र के रूप में इसमें 10% कम होते 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 यहाँ पे 1000 आ रहा है। यानी इस सवाल में जब हम देख रहे हैं कि 3 साल पहले क्या होगी, जब पीछे की तरफ हम आ रहे हैं, तब x जो है ये x असल में हमारा तब p होगा, यानी हमारे सूत्र में तब इस x की जगह p होगा, यानी p की जगह हम क्या लिखेंगे x, और ये जो 1000 दिया है ये 1000 होगा तब हमारा a, क्योंकि हम यहाँ पे चक्र के रूप में ये x जो है कम होते 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 फिर हम a पे आ रहे हैं, फिर हम इस 1000 पे आ रहे हैं, ठीक। यानी इस सवाल में, यानी पहले वाले सवाल में जब 10% यानी जब 3 साल पहले के बारे में बोला गया है, तब ये जो 1000 होगा तब ये हमारा p नहीं होगा, तब ये हमारा a होगा। क्लियर हुआ, समझ गए? अब इस टॉपिक से, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड अगर हम 2 सवाल करेंगे तो तुम आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले सवाल को ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है। पहलमपुर ग्राम की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यदि उस ग्राम की प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर 3% हो तो 2 वर्ष बाद उस ग्राम की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ज्ञात करें। देखो सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। बोला हुआ है कि वर्तमान जनसंख्या 1000, वर्तमान जनसंख्या पॉपुलेशन जो है वो है 10,000, ठीक है। कितने परसेंट से बढ़ रही है? 3% दर से, यानी R दिया हुआ है 3% इंक्रीज, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ हो रहा है। 3% जनसंख्या वृद्धि जो दर है वो है 3%, ठीक है। और सवाल में दिया हुआ है तो 2 वर्ष बाद, यानी n जो है वो है 2 साल बाद, यानी बाद में क्या होगी, 2 साल बाद क्या होगी। तो हमने क्या देखा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रेट क्या है, इंक्रीजिंग है, रेट क्या है, अपवर्ड है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है AP1 प्लस R/100⁴n प्लस, क्यों, क्योंकि रेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब A कौन है, P कौन है इस सवाल में? वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, 3% रेट से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद, यानी ये P जो होगा वो चक्र के रूप में बढ़ेगा, यानी वर्तमान जनसंख्या 10,000 दिया, यानी P का मान असल में दिया हुआ है 10,000, यानी ये जो हमारा दिया है ये है P। क्लियर? 1 प्लस R यानी 3/100⁴, यानी इसे हल करेंगे तो आएगा 10,000, इसको लसा करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये आएगा 103/100 का स्क्वायर, 100 + 3 103/100, इसको हल करेंगे तो यहाँ आएगा 10,000 इंटू 103/100 इंटू 103/100। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कट गए, तो बचा क्या, 103 इंटू 103, ये गुना कर लेते हैं, 10609, यानी 10,609। यानी अभी की जनसंख्या अगर 10,000 है तो R% रेट 3% रेट से अगर बढ़ रही है तो 2 साल बाद क्या होगी, 10,609। तो देखो ये क्या मिला हमें, A मिल गया। क्लियर, समझ गए? नेक्स्ट सवाल देखो, पेड़ की ऊंचाई प्रतिवर्ष 20% दर से बढ़ती है। कोई भी पेड़ है उसकी ऊंचाई
20% दर से बढ़ती है। पेड़ की वर्तमान ऊंचाई अगर 28.8 मीटर हो तो 2 वर्ष पहले उसकी ऊंचाई कितनी थी, ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। वर्तमान ऊंचाई 28.8 मीटर दिया है। रेट क्या है? रेट है 20% बढ़ रही है, प्रतिवर्ष 20% दर से बढ़ रही है, यानी अपवर्ड है, ग्रोथ हो रहा है। और समय क्या दिया है? एन क्या दिया है? एन बोला है 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले क्या थी? पहले क्या थी? ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या देखो, रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी फॉर्मूला तो वही होगा, A = P 1 + R/100⁻n। क्लियर? प्लस हो रहा है। अब इस सूत्र में क्या A दिया हुआ 28.8 या P दिया 28.8, ये हमें समझना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है N 2 साल पहले। पहले क्या थी? P का मान मान लेते हैं X है। ठीक, ये X यानी P जो थी उसमें 20% इजाफा होते 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 अभी जो है वो दिया हुआ 28.8, ये तो अभी का दिया है। इसके पहले 2 साल पहले क्या थी? जाहिर सी बात है इससे कम थी, 28.8 से कम थी, उसमें इजाफा हुआ है। तो कितनी कम थी उसको हमने माना X, यानी P का मान हमने मान लिया X। ठीक, अब इसमें इजाफा होगा कितना? 20% का इजाफा होगा, तब जाके 28.8 में आएगी। यानी असल में हमारे सवाल में जब बोला है N 2 साल पहले, तब दिया हुआ ये जो मान है, ये जो मान होगा वो होगा हमारा A, यानी ये दिया हुआ है 28.8। X का मान हमें निकालना है 1 + 20/100⁻²। इसको हल कैसे करेंगे? 28.8 = X, इसे हम काटेंगे तो यहाँ से आएगा 5, यानी होगा 1 + 1/5 का स्क्वायर, ये होगा X, ये 5 + 1 यानी 6/5 का स्क्वायर, यहाँ कितना है? 28.8। या X का मान अगर हमें निकालना है तो क्या आएगा? 28.8, ये 6 और 5 का स्क्वायर जब होगा वो किस तरफ जाएगा? जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो 5 ऊपर और 6 नीचे, 5 का स्क्वायर यानी असल में ऊपर कौन जाएगा? 25, और 6 का स्क्वायर यानी 36 नीचे। अब इसे हल कर लेते हैं। तो X का मान कितना आ रहा है देखो? 20 मीटर, यानी 2 साल पहले अभी जो हमारी पेड़ की ऊंचाई यानी A का मान, अभी जो हमारा A है, पेड़ की ऊंचाई है 28.8, 2 साल पहले वो थी 20 मीटर। क्लियर हुआ? समझ गए? नेक्स्ट सवाल को देखो। किसी कारखाने की एक मशीन का मूल्य 1,80,000 है। यदि उस मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% घटे तो 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य कितना होगा, ज्ञात करो। तो देखो सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। मशीन का मूल्य दिया हुआ है 1,80,000। ठीक है, रेट क्या दिया है? रेट दिया है 10%, लेकिन वो बोला है घट रहा है, यानी कम हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रेट ऑफ डिक्रीज, ये असल में दिया हुआ है रेट ऑफ डिक्रीज, ह्रास दर दिया हुआ है। सवाल में बोला है N जो दिया हुआ है वो 3 साल बाद, 3 साल बाद में, यानी आज जो मूल्य है उसकी तुलना में 3 साल बाद क्या होगा। लेकिन रेट क्या है? 10% डिक्रीज हो रहा है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? A = P 1 माइनस, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है रेट, R/100⁻n, ये था फॉर्मूला। A का मान 1,80,000 दिया है कि P का मान 1,80,000 दिया हुआ, ये हमें समझना होगा। वर्तमान मूल्य 1,80,000 है, वो R% यानी 10% से कम हो रही है, तो 3 साल बाद में क्या होगा? यानी वर्तमान मूल्य जो होगा उसमें 10%, पहले साल में 10% कम होगा, फिर 10% कम होगा, फिर 10% कम होगा, 3 साल के बाद कुछ एक मिलेगा। तो ये जो दिया वो असल में क्या है? वो है P, क्योंकि यही इस फॉर्मूला में जो P ही है जिसमें चक्र के रूप में या तो वृद्धि होती है या तो ह्रास होती है। यानी ये क्या है? ये दिया हुआ है हमारा P, यानी ये फॉर्मूला के हिसाब से हुआ 1,80,000। क्लियर? 1 माइनस R कितना है? 10/100 बराबर 1,80,000। इसमें अगर देखें तो ये होगा 1 - 1/10, लसा करेंगे 10 - 1/10 यानी आएगा 9/10 का क्यूब, यानी ये होगा 1,80,000 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9/10 इंटू 10 इंटू 10। क्यों 3 बार? क्या? क्योंकि क्यूब दिया हुआ है। तो देखो 1 2 3 0, 1 2 3 0 कट गए, यानी 180 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ये कर लेते हैं। कितना आता है? कितना आ रहा है? 1,31,220। तो ध्यान से देखो, वर्तमान मूल्य अगर 1,80,000 है, 10% से कम हो रहा है, तो 3 साल बाद
क्या होगा, वो 1,31,220, यानी ये जो हमें मिला क्या मिला, ए मिला। क्लियर हुआ? तो सवाल पढ़ के समझ में आया। अब इसी सवाल में अगर पूछा होता कि वर्तमान मूल्य 1,80,000 है, 10% रेट से कम रही है, तो 3 साल पहले, ये अगर बोला था कि 3 साल पहले क्या होती, ठीक, 3 साल पहले क्या होती, तो फॉर्मूला तो यही रहता, लेकिन तब हमारा ए और पी का मान बदल जाता। 3 साल पहले क्या होती, यानी ये जो वर्तमान मूल्य, तब असल में वो ए बोला होता, यानी यहाँ पे हम ए का मान तब मान लेते 1,80,000 है, पी को तब हम एक्स मानते और फिर हल करते। क्लियर? यानी तब इसको हल करते कुछ इस प्रकार से, 1,80,000 हम मानते किसको, ए के मान को, पी को एक्स मानते, और यहाँ 1 - 10/100 का क्यूब करते। तो फिर एक्स का मान क्या था, 1,80,000 बटा, ये 100 काटेंगे तो इधर 1/10, यानी असल में 9/10 आएगा, ये होगा 9/10 का क्यूब होता। क्लियर? अब इसको हल करते तो आंसर क्या आता, 1,80,000 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बाई 9 इंटू 9 इंटू 9, इसे हल करते था 2,46,913 अप्रॉक्स, तब आता 2,46,913। यानी अगर 3 साल पहले का मूल्य पूछा होता, यानी 3 साल पहले होता हमारा मूलधन, यानी पी का मान होता इतना 2,46,913, उसमें 10% कमते 1,80,000 यानी वर्तमान मूल्य पर पहुंचता। क्लियर? यानी सवाल में अगर बोला है 3 साल बाद, तब हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, तब पी का मान लेंगे जो दिया हुआ है वर्तमान, और अगर पूछा होता 3 साल पहले, यानी पहले का अगर पूछा होता, तब असल में ये जो मान दिया होता वर्तमान, उसे हम मानते ए, और हम पी का मान निकालते, जैसे हमने यहाँ पे देखा। क्लियर हुआ? तो उम्मीद है यहाँ समझ गए किस तरह से हम ए और पी का चयन करेंगे, किस तरह, कब हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे, कब हम प्लस का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ?